हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस वीडियो से आपके लगभग 5 से 7 नंबर श्योर हो जाएंगे और ऐसे प्रश्न हैं इस वीडियो में जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। लगभग उन्हीं प्रश्नों का मैंने समावेश किया इस वीडियो में जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है बोर्ड परीक्षा में पूछने की। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले नोट कराऊंगा। ये फॉर्मूले आपकी इस प्रश्नावली में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके आगे आने वाले प्रश्नों में यूज होंगे। ये आपके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित और ये वाले आयतन से संबंधित, और कुछ फॉर्मूले और हैं। ये छिन्नक के, शंकु के छिन्नक का आयतन का ये है, वक्र पृष्ठ का ये है और संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला है। बाद बाकी चलते हैं पहले प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया आपको 64 सेमी क्यूब। तो ये मान के चलिए कि आपके पास दो घन हैं और जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है, 64 सेमी क्यूब दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों को आपस में सटा करके रख दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है जो आप इसे देख रहे हैं, देखिए इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। दो घन है, ये देखिए ये वाला घन एक हो गया यहाँ तक और दूसरा घन ये हो गया। इसकी भुजा कितनी है, 4, इसकी भुजा कितनी है, 4। अब जब दोनों को सटा के रख दिया जाएगा, पहला घन तो ये हो गया और दूसरा घन ये हो गया, इन दोनों को जब सटा के रख दिया गया है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8। टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 8, ठीक है। लेकिन ये तो केवल लंबाई हुई और इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई रहेगी ये वाली 4, ऊंचाई कितनी रहेगी, ये ऊंचाई रहेगी आपकी 4। यानी कि केवल और केवल इसमें लंबाई बदल जाएगी, बाद बाकी ऊंचाई और चौड़ाई 4 ही रहेगी, क्योंकि घन की प्रत्येक कोण बराबर होती है और उसे जब सटा के रखा जाता है तो केवल वो जिस भुजा पर सटाई जाती है ना, इस भुजा पर आगे सटाई है तो ये भुजा आपकी लंबाई के बराबर हो जाएगी, किसके कि डबल हो जाएगा, ये 4 और 4 8। मैं बस इतना ही समझाऊंगा इसमें, बाद बाकी आप समझ जाएंगे सॉल्यूशन में देख करके। अब चलते हैं, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है ए का क्यूब, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले पेज पर दिखाया था। तो अब आयतन इन्होंने कितना दिया है, 64। अगर ए क्यूब बराबर 64 हो गया और 64 को हम लिखते हैं 4 का क्यूब और क्यूब से आप क्यूब काट देंगे तो क्या बचेगा, ए बराबर 4 सेमी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से, ये मैंने टिक भी कर रखा आपके लिए, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। एक बार फिर से समझ लीजिए, घन का आयतन ए क्यूब होता है, उन्होंने 64 दे रखा है आयतन, ए क्यूब बराबर 64 हो गया और 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब और 3 से 3 आप काट देंगे, ए बराबर हो जाएगा 4। अब आप देखिए संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है घनाभ का, तो घनाभ की लंबाई मैंने आपको बता दी थी 8 हो जाएगी और बी और एच 4 4 ही रहेगी। ये आपका फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का। इसमें आप एल बी एच के मान लगा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए एल की वैल्यू आप लगाएंगे 8, बी 4 रहेगी, बी 4 रहेगी, एच की वैल्यू भी 4 रहेगी, एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू कितनी आएगी, 8। बस ये मान आप लगा देंगे देख करके, एल बी एच की वैल्यू लगा देंगे और 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, यानी ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो 32 और 32 होता है 64, 64 और 16 होता है 80 और 80 में गुणा कर देंगे 2 का, तो जब 2 का गुणा करेंगे 80 में तो कितना आएगा, 160। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया 160 सेमी स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है
देखिए एक बर्तन दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये अर्धगोला है, वो भी खोखला है। कैसा है? अंदर से खोखला है ये अर्धगोला। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये आपका देखो लंबवर्तीय बेलन हो गया यहाँ तक, ये वाला। तो आप समझ रहे होंगे एक ही क्वेश्चन में इन्होंने दो आकृतियां दी गई हैं, एक तो अर्धगोला दिया गया है, एक बेलन दिया गया है। आपको इन दोनों पर विचार करना है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेमी। जब बताइए इसका अर्ध व्यास दिया है, नहीं, अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेमी। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 की आधी, यानी r बराबर 7 हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए? लंबवर्तीय बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी, क्योंकि दोनों का बेस समान है यहाँ पर, अतः इनकी त्रिज्या दोनों की समान रहेगी। तो अब मान लीजिए वो r हमने मान ली, कितनी मान लिया हमने? 7 हो गई। और ऊंचाई की बात करें बेलन की, अब आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या ये कितनी है? 7 है, तो ये 7 हो जाएगी। शेष बची हुई ये वो हो जाएगी आपकी 13 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरे पात्र की जो ऊंचाई है वो 13 सेमी है। तो 13 में से हम अर्धगोले की ऊंचाई कम कर देंगे। अर्धगोला की जो ऊंचाई यहाँ तक कितनी है? ये है आपकी 7। देख रहे होंगे आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर होती है। त्रिज्या दी है उन्होंने 7, तो 7 अगर 13 में से कम कर देंगे तो रह जाएगी 6, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई रह जाएगी h बराबर हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप आइए प्रश्न की ओर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो मैंने आपको बताया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है आपका, वैसे तो आप जानते ही हैं पूरे गोले का 4πr² होता है, लेकिन अर्धगोले की बात की है तो हमने 1/2 आगे लगा दिया है। और चाहो सिंपली इसका तो 2πr² भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। और 2πrs यूँ के त्यों है ये 2πrh क्या है? ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या कहना चाह रहा है आगे। 2πr हमने ले लिया कॉमन, 2πr तो यहाँ बचेगी h, तो h रख दी। यहाँ r की घात 2 है तो एक r अंदर बच जाएगी। अब आप इसमें मान लगा देंगे, h की वैल्यू कितनी है? 6, r की वैल्यू 7, और r की वैल्यू यहाँ देखिए 7 लगा दी, इसकी वैल्यू 7 यहाँ लग गई। पाई का मान 22/7, 2 योग कहते हो। आप जानते हैं 7 से 7 क्रॉस हो गया, 22 दूनी 44, 6 और 7 13, और 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा 572 सेमी स्क्वायर बन जाएगा। जो कि आकृति बनेगी उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 572। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऐसे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि जैसे आपका मान लीजिए एक कैप्सूल है, इस तरह से कैप्सूल होता है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से ये कैप्सूल है। अब यहाँ से जो दिया गया है, थोड़ी आकृति में सही बना दूँ आपको, फिर आप कहेंगे कि कैप्सूल कैसा बनाया आपने। मान लीजिए ये है आपका एक बेलनाकार आकृति, इस पे इधर से एक अर्धगोला बना दिया है और एक इधर से अर्धगोला बना दिया। इस तरह से एक कैप्सूल के आकार का है। तो मैंने आपको डायग्राम में बता समझाया अच्छे से। देखिए कि इस कैप्सूल की टोटल लंबाई इन्होंने दे रखी है 14 सेमी। कितनी दे रखी है? 14 सेमी। तो 14 सेमी में से देखिए अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी कितनी, देखिए इन्होंने कहा है उसका व्यास 5 mm है। देखिए मैं भी यहाँ यूनिट गलत पड़ गया हूँ, 14 mm है इसकी टोटल लंबाई और इसका व्यास दिया है 5 mm। तो त्रिज्या निकालेंगे तो 5 का आधा हो जाएगा, 5/2। तो अब देखिए हमने क्या किया, जो अर्धगोला वो यहाँ से हमने अलग कर लिया है दोनों जगह से। इसकी त्रिज्या ये कितनी होगी? 5/2। ये कितनी होगी? 5/2। यानी कि हम पूरी लंबाई 14 में से इस 5/2 को और इस 5/2 को कम कर देंगे
तो हमें बेलन की लंबाई मिल जाएगी। आपको बस ये डायग्राम समझ में आ गया तो प्रश्न अपने आप से हो जाएगा। इसमें देखिए एक भाग तो ये हो जाएगा आपका अर्धगोला ये वाला, और दूसरा भाग अर्धगोला ये वाला, तीसरा ये लंबवर्तीय बेलन बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला लंबवर्तीय बेलन बन जाएगा। तो अब बेलन की आपको लंबाई निकालनी है। आप जानते हैं ये आपका अर्धवृत्त है, यहाँ इसका केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी होती है त्रिज्या, जो कि दी है 5/2। इसी प्रकार से ये भी 5/2। अगर हम ये पूरी जो लंबाई दी गई है हमें, ये दी गई है 14 mm की, इसमें से ये 5/2 और ये 5/2 कम कर देंगे तो हमें ये केवल लंबाई मिल जाएगी बेलन की। तो लंबाई कितनी मिलेगी? 9 मिल जाएगी आपको घटा करके, क्योंकि 14 थी, 14 में से 5/2 घटाएंगे, फिर 5/2 घटाएंगे तो आपका 14 ही बचेगा, क्योंकि 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 14 में से 5 गई तो 9 बचेगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपके कि हमने त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली बेलन की। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बेलन का जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, जो यहाँ तक जो बेलनाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठ, और 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मैंने 2 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास 2 अर्धगोले हैं दोनों साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। नहीं तो 2 बार लिखते, हम एक बार लिख के काम चला लिया। अब आप यहां देख रहे होंगे बेलनाकार भाग जो है उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ठीक है, और जो अर्धगोला होता है तो गोले का होता है 4πr²। अर्धगोला की वजह से हमने 1/2 आगे लगा दिया है, और आप इसे 1/2 को 2 से काट सकते हैं। और देखिए दोनों में से 2πr हमने लिया कॉमन, 2πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ h बचेगी, और यहाँ पर से हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगी एक, और 1 बचेगी r। और आप इसमें अब मान लगा दीजिए 2 यों कि तुम पाई का मान आपने 22/7 लगा दिया, r की वैल्यू 5/2 थी ये लगा दी, h की वैल्यू 9 निकाली थी, 2r की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 5/2 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r बराबर मैंने आपको 5/2 नोट कराया था, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2r बराबर कितना आएगा? 5 आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 डायरेक्ट लगा दिया। अब देख रहे होंगे आप 9 और 5 होता है 14, और 2 से 2 ये कट गया, 22 पंजे होता है 110, तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट्टे में 7 यों के त्यों हैं। अब 14 को गुणा जब करेंगे आप इसमें, नहीं 7 से 14 को काटिए 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 110 में तो 220 बन जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा आपका 220 mm² बन जाएगा। इस कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए, इसे अच्छे से देख लेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए ये तो आपका अर्धगोला हो गया ये वाला, इसके ऊपर ये हो गया शंकु। इसमें आपके 2 आकृतियां हैं, एक है शंकु एक है अर्धगोला। तो अब आप बताइए, जिसकी त्रिज्याएं दी गई हैं आपको 1 सेमी, यानी ये त्रिज्या तो दोनों की कॉमन है, तो ये त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको? 1 सेमी दी गई है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो त्रिज्या है ये r, ये इसके बराबर है, ठीक है। यानी ये 1 की है तो ये भी 1 की हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या उन्होंने 1 सेमी दी है। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, इसका पूछा उन्होंने आयतन, और आयतन का फॉर्मूला लगेगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन निकल आएगा। तो शंकु के आयतन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, सबसे पहले पृष्ठ पे दिखाया था 1/3 πr²h। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का होता है 4/3 πr², अर्धगोला इसलिए मैंने आगे 1/2 लगा दिया है। अब
आप इसमें देख रहे होंगे आर की वैल्यू लगाई मैंने 1, एच की वैल्यू लगाई 1, क्योंकि अर्धगोला की जो त्रिज्या है वो आर बराबर 1 है। शंकु के लिए भी आर बराबर 1 है। शंकु की हाइट एच बराबर 1 है। मैंने बताया था आर बराबर एच के है, ठीक है। और यहाँ आर क्यू है तो 1 का क्यू। बाद बाकी संख्या यूँ कहते हैं, हमने 2 से 4 को काट दिया 2 बार, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पाई हमने दोनों में से ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 2/3। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हर 3 है दोनों जगह, तो इसलिए हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3, 3 से 3 एक बार कटेगा, पाई सेमी क्यू आंसर आ जाएगा। अगर से आप दशमलव में दिखाना चाहते हैं या वैसे, तो पाई का मान 3.14 होता है या 22/7, ये दोनों में से आप कुछ भी लिख दीजिए, वो आंसर आपका सही माना जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, इसलिए हमें पाई के पदों में आंसर देना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि 2 बेलन हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश की है। देखिए कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे गया होगा। इसमें 2 बेलन हैं, एक बेलन ये और एक बेलन ये। इसकी ऊंचाई 220 है, इसकी ऊंचाई 60 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए इसकी त्रिज्या दी है 12 और इसकी त्रिज्या दी है 8। तो बस आपको बस इस डायग्राम से ही इसको फॉर्मूले को लिख करके इसमें मान लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या पूछा इन्होंने इस प्रश्न में, देखिए इन्होंने पूछा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, जबकि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है लगभग में, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना 1 सेमी क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, 1 सेमी क्यूब का मतलब है आयतन है, ठीक है। तो अब स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है H1R1 लिखा है, और ये दूसरे बेलन के लिए H2R2 लिखा है। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H होता है, लेकिन पहले के लिए है तो R1 और H1 लगाया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से पाई आर स्क्वायर H में 2 लगा करके मैंने दूसरे बेलन का फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पाई मैंने कॉमन लिया है, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई मैंने कॉमन यहाँ ले लिया, और R1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, इसलिए मैंने इसे यहाँ 12 का स्क्वायर कर दिया। H1 की वैल्यू 220 है तो मैंने 220 लिख दी। ऐसे ही R2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया, और H2 की वैल्यू 60 है तो 60 लिख दिया। बाद बाकी आप समझ रहे हैं, इसे सिंप्लीफिकेशन करना तो आप कर सकते हैं इसे आसानी से। 12 का वर्ग होता है कितना, 144, 220 यूँ कहते हो, और यहाँ 8 का वर्ग 64, 60 यूँ कहते हो। अब आप इसे गुणा करेंगे, ये संख्या बन गई आपकी। कैसे करेंगे गुणा, देखिए बता दूँ आपको। 0 तो यूँ कहते हो, 22 चौका 88 के 8, 22 चौका 88, 88 और 8 96 के 6, यहाँ से 9, 22 और 9 31। इसी प्रकार से 0 यूँ कहते हो यहाँ रख देंगे, 6 चौका 24 के 4, और 6 6 36, 36 और 2 38। इस तरह से आप गुणा करके इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आंसर आपका ये आएगा पाई में। लेकिन स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान 8 सेमी था, 8 ग्राम था, और पूरे में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके ठोस का द्रव्यमान निकल आएगा। ये किस में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा, क्योंकि जी जो 8 है वो ग्राम में है, तो हम जो है शॉर्ट में लिख देंगे जी यहाँ पर, ये ग्राम के लिए। बाद बाकी आप इसे गुणा कर लेंगे 8 का इसमें, तो ये संख्या मिल जाएगी आपको। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अब ये ग्राम में है आंसर आपका। जब आपको ये लिखना किस में है, केजी में, तो 1 4 का भाग कर देंगे इसमें।
1000 का भाग करेंगे, इसका मतलब क्या है 3 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 992.26 kg। ये हो गया इसका द्रव्यमान। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप अपने से समझ लीजिए, बस मैंने आपको इसलिए इंक्लूड किया वीडियो में जिससे कि आप समझ लें कि ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं आपको इस प्रश्न को थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। इसमें एक देखिए अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है। इसका देखिए इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 है और आधार व्यास कितना है 4 सेमी है। व्यास का मतलब आधा कर देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, तो इन्होंने त्रिज्या देखिए आधा करके 2 त्रिज्या निकाल ली। इस खिलौने का आयतन निकलवाया है। आयतन क्या होगा इसका? आयतन का मतलब हुआ अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन तो देखिए ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसलिए वहाँ 2 रह गया क्योंकि अर्धगोला है, इसलिए 2 का भाग करके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? शंकु का। ठीक है, तो ये हो गया आयतन। इसमें आप मान लगा देंगे 2/3 योग्य तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2, फिर 1/3 योग्य तो पाई की वैल्यू लगा दी। आर की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि उसकी एच बराबर 2 दे रखी है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 25.12 हो जाएगा। अब कैसे होगा? आसानी से हल कर सकते हैं इसे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सी है। इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, देखिए प्रश्न इतना ही आधा ही पूछ सकता है आपसे, आगे यहाँ तक पूछे इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। आगे का प्रश्न आपको पूछे और ना पूछे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। पूछे तो आप समझ लिए कैसे करेंगे। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए इस बेलन का आयतन देखिए पाई आर स्क्वायर एच लगा करके इसे हल कर लेंगे। देखिए पाई की वैल्यू लगा दी, आर स्क्वायर लगा दी, एच लगा दी 4, क्योंकि टोटल ऊंचाई कितनी उसकी 4 थी। ठीक है, और इसके आयतन को घटा दिया 25.12 को इसमें से घटा दिया। इसे हल करेंगे तो ये 25.12 ही बचेगा घटाने पर। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपके समझ में आ गया हो, और ना आया हो तो आप इसे दोबारा से वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, आप समझ रहे हैं 4.2 सेमी त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, इसे पिघला करके अब त्रिज्या हमें कितनी करनी है 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। जो आपका गोला है इसको हम बना देते हैं बेलन इस तरह से। अब बेलन जब बना देंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? इसकी त्रिज्या आपको दे दी है 6, तो इसका एच आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों में जब एक दूसरे को पिघला करके कन्वर्ट किया जाता है तो इनका वॉल्यूम समान रहता है, आयतन समान रहता है। तो गोले के लिए R1 देखो हमने मान ली 4.2 जैसा कि इन्होंने दिया है, बेलन के लिए इन्होंने 6 दिया त्रिज्या हमने लिख ली, और एच हमें ज्ञात करनी है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर 1 क्यू, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2n लगा दिया आर में। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे हम इसमें मान लगाएंगे। पाई की वैल्यू, पाई तो पाई आप काट सकते हैं दोनों पक्षों में, तो कट जाएगी पाई। और R1 की वैल्यू कितनी है 4.2, R2 की वैल्यु कितनी है 6, इसका स्क्वायर लगा दिया। एच हमें ज्ञात करनी है, 6 को हम इसके नीचे ले आएंगे इधर। तो देखिए हमने क्या कन्वर्ट किया है, कैसे 4/3 योग्य तो, और 4.2 है, ये 3 बार है, ऊपर घात 3 है ना, इसलिए हमने ये 3 बार लिख दिया यहाँ पर। और ये 6 है, इसका वर्ग है, इधर जाएगा तो 6 गुणा 6 बट्टे में लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए अब यहाँ आपको कैसे करना है, 6 का इसमें भाग करेंगे 6 7 42 होता है, देखिए 0.7 बार जाएगा, इससे इसे करेंगे तो 0.7 बार जाएगा, और 3 से इसे करेंगे तो 3 एकम 3 और
3 चौक 12, ये बचेगा। देखिए तो 4 तो ये वाला देखो बचा है, मैंने यहाँ लिख दिया है, और 1.4 ये वाला ये आ गया, और 0.7 दोबारा ये आ गया। तो कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई होगी। और 14 सत्ते होता है आपका कितना, ये वाला 14 सत्ते 98, फिर 7 का गुणा कर देंगे इसमें तो ये आएगा 686, फिर 4 का गुणा कर देंगे तो 2.744 आ जाएगा। यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई बनेगी वो बनेगी आपकी कितनी, 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे तो आप रट लीजिए, क्योंकि यूँ कि त्यों बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। देख लीजिए, क्रमशः 6, 8, 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, मानिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या दी है कितनी 6, और दूसरा गोला दिया है उसकी त्रिज्या दी है कितनी 8, और तीसरा गोला दिया उसकी त्रिज्या कितनी दी है 10। अब इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इन सबको पिघला करके मान लीजिए हमने एक बड़ा गोला बना दिया ये वाला। अब आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या कितनी होगी। तो आप मुझे ये बताइए, हम तीनों को पिघला रहे हैं ना, तो तीनों का आयतन निकालेंगे, बराबर बड़े गोले का आयतन होगा छोटे तीनों गोलों का आयतन। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, हमने बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी आर मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है। और देख रहे होंगे 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन का फॉर्मूला है। इसी प्रकार 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। पहले के लिए है तो यहाँ 1 लगा दिया है, दूसरे के लिए तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ तीसरे के लिए 3 लगा दिया हमने। ठीक। अब देखिए 4/3, 4/3 ये कॉमन लेके कट जाएगा, पाई भी कॉमन लेकर के कट जाएगी, केवल बचेगा क्या, ये लाइन बचेगी जैसा आपके देख पा रहे होंगे। अब R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 8 है, R3 की वैल्यू 10 है। इनका क्यूब करेंगे, 6 का 216 आएगा, 8 का 512 आएगा, 10 का 1000 आएगा। इन सब को जोड़ देंगे तो 1728 आ जाएगा। और 1728 को देखेंगे तो 12 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब काट देंगे, R बराबर 12 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बड़ा जो गोला होगा उसकी त्रिज्या 12 सेमी होगी। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अब कुआं जानते हैं कैसा होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका एक तरह से कुआं है, ये हमने खोद के तैयार कर दिया। ये ज़मीन है आपकी, यहाँ पर नीचे से हमने खोद के मिट्टी बाहर निकाल के ये कुआं आपका रेडी कर दिया। तो आप बता सकते हैं कुआं का मतलब क्या हुआ, बेलन हो गया। क्या हो गया, ये एक लंबवृत्तीय बेलन हो गया। ठीक। अब इस बेलन की जो आयतन होगा उसके बराबर मिट्टी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यानी कि बेलन का आयतन उस मिट्टी के बराबर होगा जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है। अब बात आती है दूसरी, देखिए खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, आपका एक चबूतरा है ये, ठीक, इसकी ये आप मान लीजिए 22 है इधर, और ये है आपकी 14। जब इसमें मिट्टी लगा के चढ़ाएंगे, इसमें मिट्टी रखेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा है। इट मीन्स आप यहाँ पहले ये समझ जाइए कि ये आपका क्या था, चबूतरा मान लीजिए 14/22 का। फिर अब जब इस पर मिट्टी डाल देंगे तो लगभग आप देखेंगे एक आपका घनाभ टाइप में ये बन जाएगा। सपोज कीजिए ये बेस है आपका,
और ये इस तरह से खड़ा मिट्टी खड़ी है, ऐसे हमने मिट्टी इसमें डाल के ये खड़ा हो गया, ठीक है। ये उसकी हाइट पूछे कि इतनी हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एक तरह से घनाभ हो गया और घनाभ का आयतन होगा उस बेलन के आयतन के बराबर जो कुआं है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, कुएं का आयतन और घनाभ चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो बस मुझे ये समझाना है, बस इतना है आपको कि इसमें आकृति कौन सी बन रही है। बस आकृति समझ में आ जाएगी तो फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो अपने आप लगा करके इसमें हल कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो कुआं के लिए आर कितनी है, इन्होंने दिया है व्यास 7 मीटर है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाती है, 20 मीटर गहरा, यानी कि h बराबर 20। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। और आयतन क्या होता है चबूतरे का, LBH। कुएं का आयतन πr²h। पाई की वैल्यू लगा दी, आर की वैल्यू 7/2, 2 बार इसलिए लिखिए क्योंकि स्क्वायर है, और h की वैल्यू 20। आते हैं अगले टॉपिक पे, ये आपका LBH है, L की वैल्यू 22 है, B की वैल्यू 14 है, H ज्ञात करनी है, इसे यों के तो लिख देंगे। अब चाहो तो आप इसे कैसे काट करके हल कर सकते हो, एक साथ से एक साथ ऐसे काट दो और 7 से इसे 2 बार काट देंगे, बाद बाकी आप देख रहे होंगे 2 से इसे 10 बार काट देंगे और 2 से इसे 5 बार काट देंगे, ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा। बस अपने हिसाब से इसे हल कर लीजिए कि आपका जो है 2.5 मीटर h आ जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप यहाँ देख रहे होंगे, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन बराबर रख दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और गोला है, बच्चे ने इस मिट्टी को गोले का आकार दे दिया, गोले की त्रिज्या होने वाली कैपिटल आर, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr²। पाई से आप पाई को काटिए, पहले 3 को 3 से काट दीजिए। अब जो बचा r², यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी है, तो 6 का वर्ग कर दिया आप यहाँ पर 36। h की वैल्यू लगा देंगे, h कितनी यहाँ पर 24 है, बराबर ये आपका 4 बचा यहाँ पर, और r³। 4 से काटेंगे इसे कितनी बार, 6 बार, और ये 6 का वर्ग है और एक 6 और आ गया, इसे आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर मान के चलिए, यहाँ पर 3 नहीं, एक तरह से ये आपकी त्रिज्या 6 है, 2 घात और 1 घात, ये घात यहाँ मान के चलिए, ये घात दोनों गुणा में जुड़ जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे ये घात 6 की घात 3 हो गई, और आर की घात यहाँ पे 3 है, और 3 से 3 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो जो गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेमी। इसको आप डिटेल में अच्छे से हल कर सकते हैं, मैंने आपको एक बता दिया आइडिया कैसे करना है। एक प्रश्न और आपके सामने है, देखिए, व्यास 1 सेमी और 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ है। देख रहे हैं आप, व्यास दिया है और लंबाई दी है, एक बेलन के रूप का हो गया। एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। छड़ का आयतन क्या होता है, πr²h होता है, और समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी है 18 मीटर दी है, इसे सेमी में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये 18 मीटर है ना, इसे सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। और आप जानते हैं जो तार के अनुप्रस्थ काट का जो त्रिज्या r हम मान लें, तो तार का आयतन होगा πr²h हो जाएगा। h का मतलब l जो हमारी है 1800 सेमी। अब आप इन दोनों को बराबर रख देंगे, इसको और इसको, तो देख रहे होंगे आप पाई से पाई आप काट सकते हैं, और ये 1800 इसके बट्टे में पहुंच जाएगा और 2 से कट के 900 रह जाएगा, ठीक है।
जब आप इसे 2 से 1800 काटेंगे तो 900 बार कटेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वर्गमूल लेने पर? 900 है, वर्गमूल करेंगे तो 1/30 हो जाएगा ये। अब यही उन्होंने पूछा है, आर बराबर 1/30 है और इसका व्यास पूछा हो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 रह जाएगा, ये 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पानी पीने वाला एक गिलास। अब ये छिन्नक के 2 प्रश्न हैं आपके, और ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं आपको, इसमें लगभग मानिए बोर्ड परीक्षा में प्रश्न डिक्टो मिलेंगे आपको। और अगर डिक्टो नहीं मिलते हैं तो आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। जैसे आपका प्रश्न ये हो कि तो मिल जाए, यहाँ आपकी संख्या बदल जाए, 14 सेमी की जगह उन्होंने 16 सेमी कर दिया, यहाँ 2 सेमी की जगह 4 सेमी कर दिया, 4 की जगह 6 कर दिया, ऐसे करके वो संख्या बदल दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन लगभग आप ये मान के चलिए मेथड के अनुसार आपके यहाँ से 5 से 7 नंबर तक व्यवस्था आपकी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो को आप अच्छे से कर लें, अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से रिवीजन कर लें। तो देखिए एक गिलास है, गिलास कैसा होता है आप जानते ही होंगे, इस तरह से गिलास होता है और ये ऐसे छिन्नक टाइप में होता है। पूरा बनाएंगे तो एक शंकु बन जाता है, ऐसे ये आधा काट रहे हैं यहाँ से तो ये छिन्नक बन जाता है इधर वाला, ठीक है। अब इन्होंने दी है ऊंचाई दे रखी है इसकी और दोनों सिरों की त्रिज्या दी है, बड़े वाले सिरे की 4, छोटे वाले की 2। ये व्यास दे रखा, त्रिज्या नहीं दी इन्होंने। आधा कर लेंगे 4 का तो क्या आ जाएगा, 2 त्रिज्या हो जाएगी इसकी, इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी। तो देखिए आर बराबर 4/2 बराबर 2, आर बराबर दूसरी आर निकालेंगे R2, 2/2 बराबर 1। तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा आपके कि हमने R1 R2 और H की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ से, क्योंकि H उन्होंने कितनी दे रखी यहाँ पे, इसकी गिलास की कितनी ऊंचाई है 14 सेमी, तो H बराबर 14। अब मैंने आपको छिन्नक के भी फॉर्मूला बताए थे, उसमें धारिता का मतलब होता है आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 ब्रैकेट में है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल मान लगाने और हल करना है। 1/3 योग्य तो पाई की वैल्यू 7/3 22/7, H की वैल्यू 14, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1, R1 R2 यानी 2 गुणा 1। मान लगा दिए, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, 2 गुणा 1 2। और यहाँ आप देख रहे होंगे 7 से 14 को काटेंगे 2 बार और 12वीं संख्या यों की त्यों है, 4 और 3 होता है 7, तो यहाँ 7 आ गया। अब आप इसमें देखिए 44 गुणा 7 करेंगे तो 308 आ जाएगा, 308 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 102 और शेष 2 बचेगा, इसलिए हमने 102 सही 2/3 लिख दिया है। और नहीं तो पूरा भाग करेंगे तो आपका दशमलव में ये संख्या आ जाएगी। चलते हैं, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है आपके लिए और बहुत बढ़िया प्रश्न है, मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है और इसके पृष्ठीय सिरों का परिमाप, पृष्ठीय सिरे जो हैं छिन्नक के आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका छिन्नक है तो ये इसका परिमाप दिया है और एक इसका परिमाप दिया आपको, ठीक है। परिमाप का मतलब होता है 2πr। तो देखो अगर मान लो एक जो बड़ा वाला है, बड़ी वाली त्रिज्या वो R1 मान ली हमने और छोटी वाली त्रिज्या वो R2 मान ली, तो अब आप क्या लिखेंगे 2πr1 बराबर 18, क्योंकि ये परिमाप है उसका। परिमाप का मतलब परिधि है और वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसी प्रकार से छोटी वाले वृत्त की परिधि 2πr2 बराबर 6। आप यहाँ 2 से 6 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो πr2 बचेगा बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 से 9 बार कटेगा 18, तो πr1 बराबर 9 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए होता है फॉर्मूला आपका पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल। तो ये वाला होता है, इसमें हमने पाई को अंदर एंटर करा दिया है, ठीक है। इस पाई का गुणा हमने अंदर कर दिया तो आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला नया। पाई R1 की वैल्यू 9 है तो 9 लगा देंगे। पाई R2 की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लगा देंगे। 9 और 3 कितना होता है 9 3 होता है 12 और एल की वैल्यू कितनी है 4, 12 चौक 48। तो देखिए बहुत सरल प्रश्न है और ये केवल आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे इस चैप्टर से, केवल आपको फॉर्मूला लगाना होगा। कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे केवल फॉर्मूला लगाइए आंसर निकालिए, कुछ नहीं करना। अब तक मैंने अपनी इस वीडियो की जो श्रृंखला चल रही है इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बना दिए हैं, यह आपका चौथा पार्ट है। और इससे पहले की वीडियो आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उन्हें लिंक से देख पाएंगे। और यदि ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए और अपने मित्रों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो इन प्रश्नों का लाभ लेते हुए बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ले आएँ। इसके लिए आप अपने मित्रों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।